नवंबर के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को मेरा सुप्रभात। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस उत्तर हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इस विषम परिस्थिति में हम लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन आपके पठन पाठन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके, इसके लिए हम लोग निरंतर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पठन पाठन का कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे पहले कुछ पाठ हम लोग पढ़े हैं। चलिए आज मैं आपको हिंदी गद्य खंड में दूसरी कहानी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ाने जा रहा हूँ। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा गद्य की कौन सी विधा है? यदि यह प्रश्न उठे तो इसके सीधा जवाब हम लोग देंगे यात्रा वृत्तांत। प्रश्न ये उठता है कि यात्रा वृत्तांत कहते किसे? तो जब हम कोई यात्रा करते हैं, उस यात्रा की बातें बाद में चलकर हम कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो यह रचना यात्रा वृत्तांत कहलाती है। ऐसे कहानी की लेखिका बचेंद्री पाल हैं। बचेंद्री पाल का साहित्य में अमिट योगदान रहा है। चलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग बचेंद्री पाल का परिचय जान लें। बचेंद्री पाल कौन थी, क्या थी? तो बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश को विभाजित करके जो नया राज्य बना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वह उत्तरांचल राज्य कहलाता है। तो बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में, चमोली जिले में बंपा नामक एक गांव है। उसी गांव में 1954 में बचेंद्री पाल जन्म ली। बचेंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी, यानी इनकी माँ का नाम क्या था? हंसा देई नेगी, और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। संतान किसे कहते हैं? बेटा और बेटी इज इक्वल टू संतान। बेटा और बेटी दोनों को जब मिला देते हैं, उसके लिए कॉमन वर्ड बनता है संतान। तो यह अपने माता पिता की कैवी संतान थी? तीसरी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ। इनके पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिकल कंडीशन इनके पिताजी का बहुत ही पुअर था। वे अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ रहे। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। देखिए कितना संघर्षमय जीवन यह छात्र जीवन के रूप में बिताई, कि पढ़ती भी थी और सिलाई कढ़ाई करके पढ़ाई का खर्च भी निकालती। आप लोगों को केवल पढ़ना पड़ता है तो पीछे भाग जाते हैं, लेकिन यह सिलाई कढ़ाई करके पढ़ती थी और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती थी। 10वीं पास करने के बाद जब यह क्लास 10 की परीक्षा दी, उसमें पास कर गई। उसके बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, उनको प्रेरित किया कि आपकी बच्ची बहुत ही मेधाविनी है, आप इसको आगे की पढ़ाई करवाएं। ये नहीं समझे कि यह बेटी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नारी शिक्षा को लोग बहुत ऊपर तक उठाकर ले जाना पसंद नहीं करते हैं। चाहे इसके पीछे कारण जो भी हो, लेकिन यह नारी शिक्षा को बहुत ऊपर तक उठाकर ले जाना पसंद नहीं करते हैं। चाहे इसके पीछे कारण जो भी हो, लेकिन यह नारी शिक्षा को बहुत ऊपर तक उठाकर ले जाना पसंद नहीं करते हैं। चाहे इसके पीछे कारण जो भी हो, लेकिन यह नारी शिक्षा को बहुत ऊपर तक उठाकर ले जाना पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन प्रिंसिपल साहब बचेंद्री की पढ़ाई से इतने प्रभावित थे कि उनके पिताजी को सहमत कर लिए इसको आगे पढ़ने दिया जाए। बचेंद्री ने इसी विषम स्थितियों के बावजूद, बचेंद्री ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल, एमए तक चली गई। विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने के बावजूद भी वह एमए तक की पढ़ाई की और फिर बाद में चलकर वह बीएड भी कर ली। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। जो इंसान दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, दुनिया का कोई भी लक्ष्य उनके लिए बड़ा नहीं होता। बचेंद्री के जीवन से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपना लक्ष्य हमेशा ऊपर उठाकर रखना चाहिए और इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बनना चाहिए। प्यारे बच्चों, बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही, कुछ लोगों की आदत होती है। बालमन कभी खेल की ओर आकर्षित होता है, कभी संगीत के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन बचेंद्री का बालमन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमेशा ललायित रहा। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता, इनका बड़ा भाई इनको पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, यह सोचकर कि बच्ची पहाड़ पर चढ़ी, कहीं फिसल गई तो इसका परिणाम बड़ा भयावह होगा। इसलिए बचेंद्री का बड़ा भाई पहाड़ पर चढ़ने से इन्हें रोकता और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, इसलिए कि वह लड़का था। लड़का और लड़की में जो भेदभाव सामाजिक स्तर पर होता है, इसको यहाँ दर्शाया है। दोनों एक ही माता पिता के संतान हैं, लेकिन दोनों का किस्मत अलग अलग होता है। कहा गया है, एक साथ 2 फूल खिले, किस्मत जुदा जुदा है। एक शहरे में गुथा गया है, दूसरा कब्र पर पड़ा है। बचेंद्री महसूस की कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरा भाई मुझे चढ़ने से मना करता है और मेरा 6 साल छोटा भाई उसको वह चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी विषमता समाज के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध होती है। समाज इस बुराई को हम लोग को हटाना चाहिए। उस समय बचेंद्री को भाई का यह व्यवहार बहुत बुरा लगता है। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी या बहन भी कर सकती है। लड़कियां जब सोच ले वह लड़कों से कई गुना आगे बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बचेंद्री इसी बात को मानव समुदाय के समक्ष रखना चाहती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? वह मनन करती थी, उसके मन में यह प्रश्न आते थे, लड़कियों को लोग कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं, जबकि नारी शक्ति जब प्रबल होती है तो दुर्गा, काली, सीता, सावित्री के रूप में अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। जब पुरुष शक्ति असफल होता है तो नारी शक्ति ही प्रबल होती है। महिषासुर को मारने वाली मां दुर्गा नारी ही रही, लेकिन समाज के लोग इस बात को समझते नहीं।
बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। कैसे पूरी होती रही? चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता। इनका परिवार जो है साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गांव में। चूंकि जब जलवायु प्रतिकूल हो, स्थितियां प्रतिकूल हो तराई में, वह ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाते थे। जब वहां विषम परिस्थितियां हो जाए तो फिर नीचे चले आते थे। एक स्थान पर अस्थायी रूप से इनका परिवार नहीं रहा। तो जब ऊंचाई वाले स्थान पर जाना पड़ता था तो पहाड़ पर चढ़कर ही चली जाती। इसलिए इसकी तमन्ना किसी न किसी रूप में पूरी होती रही। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उस महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील दूरी का पुराना मात्रक है। 5 मील बराबर 8 किलोमीटर। आप निकाल सकते हैं 1 मील बराबर 8/5 यानी 1.6 किलोमीटर। तो 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी होती और उतनी ही उतरनी भी पड़ती। उस समय आने जाने का दूसरा कोई साधन नहीं था। वह पैदल 6 मील 5 मील ऊपर चढ़ती थी पर डे और नीचे भी उतरती थी। इस तरह से पहाड़ पर चढ़ने का एक अभ्यास सा होता चला गया। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई और उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। कौन ऐसी महिलाएं हैं इसमें इतना हिम्मत है कि वह एवरेस्ट की चढ़ाई कर सके। इसके लिए एक संस्था, इस संस्था का नाम है इंडियन माउंटेन फाउंडेशन। ऐसी साहसी महिलाओं की खोज करना वह संस्था शुरू कर दी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो। बचेंद्री जो है वह इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग कहते हैं प्रशिक्षण को, 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक यह चढ़ गई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। जब साहसी कार्य करने के लिए जो हम यात्रा करते हैं उसको कहा जाता है प्रयाण। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया। यानी ये जो पहाड़ पर चढ़ी, एवरेस्ट तक पहुंची, उसमें सफलता प्राप्त की, ये जो कहानी है इस कहानी को यह स्वयं कलमबद्ध की है, यानी लिखी है, अपनी कलम से या खुद लिखी है। तो जब हम अपने जीवन की कहानियों को स्वतः लिखते हैं तो यह रचना आत्मकथा भी कही जाती है। यदि पूछ लिया जाए कि आत्मकथा किसे कहते हैं तो हम जवाब देंगे, जब कोई लेखक या लेखिका अपनी जीवनी के बारे में स्वतः लिखते हैं तो यह रचना आत्मकथा कहलाती है। इसलिए इस रचना को हम आत्मकथा भी कह सकते हैं। ऐसे है यह यात्रा वृत्तांत, जैसा कि मैं पहले बताया, फिर भी यह इनकी आत्मकथा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से लिया गया है या लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराना। जब वह शिखर पर गई थी, सबसे पहले भारत का राष्ट्रध्वज वह लहराई थी।
उसके पल पल का विवरण, पल समय का सबसे छोटा मात्रक है, जिसको आजकल की भाषा में हम लोग सेकंड बोलते हैं। तो पल पल का विवरण व्यायाम करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है यदि आप खुले मन से दिल खोलकर इस कहानी को पढ़ेंगे तो कदाचित आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम लोग खुद पहाड़ की चढ़ाई पर हैं, पहाड़ की वादियों में हैं और प्रकृति का असीम आनंद की अनुभूति करते जा रहे हैं। मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। कहानी का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जब हम खुले मन से पढ़ते हैं तो लगता है कि कहानी मर्म स्पर्शी है, वह दिल को छू लेती है। हम लोग अपने बचपन को याद करें, जब नानी दादी से छोटी छोटी कहानियां सुना करते रहे होंगे, वो कहानी जीवन पर्यंत याद हो जाती है, जिसको हम दिल से ग्रहण करते हैं। कदाचित उसको जीवन में कभी नहीं भूलते। प्यारे बच्चों, एक गजेंद्री पाल का परिचय हुआ। अब यह कैसे कैसे एवरेस्ट तक पहुंची हैं, रास्ते में कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, इसका विवरण, इसका वर्णन वह खुद की हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे। कहती हैं कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के, काठमांडू हम जानते हैं नेपाल में है, हवाई जहाज से चला। अभियान दल जिस दल में ये शामिल थी वह दिल्ली से 7 मार्च को काठमांडू के लिए बाई एरोप्लेन यानी हवाई जहाज से चला। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया। उस अग्रिम दल का काम था कि रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करना, उन बाधाओं को दूर करना एक अग्रिम दल का काम था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम, दुर्गम, जहाँ जाना बहुत कठिन है उसको बोलते हैं दुर्गम। उसका विलोम शब्द है सुगम, जहाँ जाना बहुत ही सरल है। हिमपात, हिम कहते हैं बर्फ को, पात माने गिरना। जहाँ बर्फ गिरता रहता है, बर्फ गिरने की क्रिया क्या कहलाती है? हिमपात। तो हिमपात के कारण रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। बर्फों को काट काट कर साफ करना ये अग्रिम दल का काम था। नमचे बाजार, बाजार जाके नीचे लिखता है, इसको हम बाजार ना बोल करके क्या बोलेंगे? बाजार। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। शेरपा पहाड़ पर रहने वाले लोगों की एक जाति है। वह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। यहाँ कर्ता के साथ ने चिन्हना लग गया है। जब कर्ता के साथ ने चिन्हना लग जाए तो कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। क्या करेंगे? जैसे सीता ने भात खाया, राम ने रोटी खाई। तो सीता यहाँ स्त्रीलिंग है लेकिन उसमें ने लग गया तो क्रिया का प्रयोग भात के अनुसार होगा। भात पुल्लिंग है इसलिए वहाँ खाया। उसी तरह से यहाँ लेखिका निहारा सुनकर के लोग भ्रमित हो जाएंगे, ध्यान देंगे कि जब ने लग जाए
तो कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। निहारा का अर्थ होता है किसी चीज को खूब गौर से देखना। जब किसी चीज को खूब गौर से देखते हैं, एक बार में केवल एक ही चीज को देखते हैं, तो इसके स्थान पर हम निहारना क्रिया का प्रयोग करते हैं। जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट को नेपाली लोग इस नाम से जानते हैं, सागर माथा। ये नाम, इस तरह का नामकरण लेखिका को बहुत ही अच्छा लगा। जब किसी का नामकरण कर्म के अनुरूप किया जाए तो बड़ा ही अच्छा लगता है। उदाहरण लिया जाए कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत केवल असत्य बोले, यदि उसका नाम सत्य प्रकाश रखा जाए तो बड़ा ही सार्थक नाम है। लेकिन कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत झूठ ही बोले, 99.9% झूठ बोले, और उसका नाम हो सत्य प्रकाश, तो यह नाम उसके लिए निरर्थक। तो सागर माथा नाम लेखिका को बड़ा ही सार्थक लगता है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसको हम कुलुम भी बोलते हैं, देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था, झंडा के समान वह दिखाई दे रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता, क्योंकि शिखर पर बर्फ जो है वह भुरभुरे रंग के हो जाते हैं सूर्य की पावगंड किरणों से, सूर्य की तेज किरणों से वे सूख जाते। जैसे यहाँ जब तेज आंधी आती है तो धूल कण उड़ने लगते हैं, वहाँ निरंतर 150 किलोमीटर की गति से हवा चलती है, जिस कारण सूखे हुए बर्फ, जिसको हम फूल बोलते हैं या फूल बोलते हैं, वे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बचेंद्री पाल खुद अपनी आंखों से देखी, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज, यानी बर्फ से निर्मित यह झंडा 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है, यह अनुमान लगता है। उसके उड़ने से जो ध्वजाकार आकृति बन रही है, यह आकृति कम से कम 10 किलोमीटर से कम नहीं हो। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। जो लोग पर्वत शिखर पर जाते थे, ऐसे तूफानों से वे टकराते थे। जिनमें हिम्मत होती थी वही वहां तक पहुंच पाते थे। विशेषकर खराब मौसम, जब मौसम प्रतिकूल हो जाए तब इस तरह की विषम परिस्थितियां आती थी। यह मुझे डराने के लिए काफी था। किसी भी सामान्य व्यक्ति को यह विभत्स दृश्य डराने के लिए काफी है। फिर भी मैं एवरेस्ट के विचित्र रूप से आकर्षित, ये विषम परिस्थितियां भी बचेंद्री पाल को डरा नहीं पाई। ऐसा भयानक दृश्य देखकर भी वह डरी नहीं, साहस करके वह चढ़ने के लिए तैयार हो गई और इनकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। चाहे जो भी परिणाम हो, हम चलेंगे तो चलेंगे, इनका दृढ़ निश्चय। जब हम 26 मार्च को, लेखिका कहती हैं कि जब हम 26 मार्च को पेरिस एक जगह का नाम है, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन, बर्फ का खिसकना। बर्फ का खिसकना क्या कहलाता है? हिमस्खलन। उसके कारण बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान
खिसक कर नीचे आया, जिससे एक सरवा पुली उस चट्टान के आगोश में समा गया, उसके नीचे दब गया और वह मर गया। ये दुखद समाचार मिला। खुम्भू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के घसकने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई। 16 शेरपा पुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 उसमें से घायल हो गए। जो भी उस चट्टान के सामने पड़े, एक मर गए और 4 उसमें घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद, अवसाद कहते हैं उदासी को, अवसाद माने उदासी, देखकर हमारे नेता, यानी उस अभियान दल के जो नेता थे, नेता का नाम था कर्नल कुल्लर। कर्नल कुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में, एवरेस्ट जैसे महान चढ़ाई में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। जो साहसी व्यक्ति होते हैं वे मृत्यु से डरते नहीं हैं। मृत्यु ध्रुव सत्य है, आज न कल सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जंजीर, जाना सबको है, या जिस रूप में जाएं जाना है, यह सुनिश्चित है कि जाना है। इसलिए साहसी पुरुष, वीरांगनाएं इस मृत्यु से कभी भयभीत नहीं हुई। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? आंसर में लिखेंगे उपनेता प्रेमचंद। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। 26 मार्च को कहाँ लौट आए? पेरिस। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्भू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, समझाया कि कितनी बड़ी बाधाएं आगे आने वाली है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, याद रखेंगे, कैंप 1 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। याद रखेंगे, पूछ लेगा कैंप 1 कहाँ लगाया गया? आंसर होगा 6000 मीटर की ऊंचाई पर, जो हिमपात के ठीक ऊपर है। हिमपात के कहाँ है? ठीक ऊपर है। वहां तक का रास्ता साफ कर दिया, तो बताया कि हम वहां तक का रास्ता क्या कर दिए हैं? बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर, बर्फ की नदी को ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर है और बर्फ का गिरना अभी जारी। हिमपात में अनियमित, नियमित का उल्टा होता है अनियमित, जहाँ कोई नियम लागू न हो, किसी भी नियम का पालन न किया जाए, वह क्या कहलाएगा? अनियमित। और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले, आगे लिखा कहती हैं कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन आएगा या पीछे अभ्यास में दिया हुआ है कि रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? आंसर लिखेंगे जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से
हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। क्यों? इसलिए कि लेखिका को अब तक 2 मृत्यु का समाचार मिल चुका है। वो इस यात्रा में केवल मृत्यु का समाचार मिले तो वह आशाजनक यात्रा नहीं होती है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। इससे पहले गीता एवरेस्ट शिखर को 2 बार देखी, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। हिमालय पर कई श्रेणियां हैं, तो एवरेस्ट के अलावा अन्य जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को भी देखा देखी। मैं भौचक्की हूँ। भौचक्की होना मतलब आश्चर्यचकित होना। खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहोत्से और मुझसे ये ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती है। यानी जो वहाँ बर्फीली नदी है, जो टेढ़ी मेढ़ी नदी है या किससे घिरी हुई है, वो एवरेस्ट से, लोहोत्से से और मुझसे से। प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। आगे के वीडियो में हम लोग फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।